जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीरदर्शी पथ पर। देखिए, कुमार गौरव सर का जो गौरव दर्शन बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच के साथ साथ गौरव दर्शन बैच देते हैं और तिरंगा बैच देते हैं। तिरंगा बैच में तो स्टैटिक्स जीके पढ़ाते हैं। हमने अभी केवल एक वीडियो अपलोड किया है, पर हम कल से स्टैटिक्स जीके हमारा सारा वीडियो अपलोड धीरे धीरे होते रहेगा। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो आएगा धीरे धीरे ये भी साथ में करेंगे, वो भी साथ में करेंगे तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ गया पास में, रेलवे का ये सब, तो दोनों साथ में चलेगा तो बेटर रहेगा। देखिए, हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है गौरव दर्शन बैच से। ये हमारा तो गौरव दर्शन बैच है। एक बार बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर हमने कंप्लीट किया। बस मैं आपका 1 मिनट समय लूँगा, जिससे आपको एक बार रिकॉल कर दूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने कंप्लीट किया था। बस 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। देखिए, पहला जो चैप्टर था अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हमारा हो गया था। दूसरा वाले चैप्टर में हमने महाद्वीप के बारे में बताया था, 7 महाद्वीप, ये हमारा कंप्लीट हुआ था। तीसरे वाला चैप्टर में महासागर के बारे में कंप्लीट हुआ था। ठीक है। चौथे वाले चैप्टर में गौरव दर्शन कुमार गौरव सर ने क्या किया था, वैसे अगर आप देखोगे तो जो महाद्वीप है, तो वहाँ पर जितने भी जो देश पड़ते हैं, वहाँ पर जो जो ज्वालामुखी जो महासागर में जलधाराएँ बहती हैं, कैसी हैं, ठंडे की गर्म है, वो सारा चीज़ हो गया था। पर गौरव सर ने क्या किया था कि एक वीडियो में जैसे आपको एक ही जगह सारा कुछ मिल जाए, तो मैंने वही हुबहू आपको लिख कर समझा दे रहा हूँ। अगर मेरे समझाने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है, चाहे आपको समझ में नहीं आ पा रहा है वो चीज़ें, तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं बेहतर करूँगा, कि मैं कोशिश करूँगा कि अगले वाली वीडियो में आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है। क्योंकि अब वो बैच मिल नहीं पाता है। अगर आप जाओगे सर्च देखोगे उनके ऐप पर, तब मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ से कुछ लोगों को मदद हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बहुत समय ले लिया। ज्वालामुखी और जलधारा। देखिए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसके बाद हम जलधारा पर आएंगे। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, अभी दो यहाँ पर 2 मैप बनाए, अभी रुके रहो। देखो, समझना, अभी वो दोनों मैप का समझाएंगे हम, आगे उसका मतलब भी है। पृथ्वी के अंदर स्थित गर्म गलित पदार्थ मैग्मा, जो हमारे पृथ्वी के जो अंदर होता है गलित पदार्थ हैं, जो मेटल होते हैं ना गर्म जो पदार्थ होते हैं, क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जब लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर सतह पर उत्सर्जित या उद्गारित यानी कि विस्फोट जब होता है ना, तो वो क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारा पृथ्वी हुआ, अब यहाँ पे क्या है, गर्म गलित पदार्थ है ना। अब ये क्या हुआ, हमारा मैग्मा हुआ। यही जब हमारा विस्फोट होता है तो ये हमारा बाहर आता है, तो इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, लावा के साथ में जो हमारा बाहर आता है, मैग्मा जब हमारा वही बाहर आता है तो उसका लावा हो गया। ठीक है। लावा के साथ में राख, गैस, चट्टानी पदार्थ आदि बड़ी मात्रा में बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, जलवाष्प होती है, भाप यानी कि बाहर आती है, H2O। अगर आप रोटी तो फूला फूला रोटी रहता है, अगर उसको कहीं जैसे उसमें भाप रहता है, अगर कहीं भी उसको हल्का सा फाड़ोगे तो पूरा हाथ जल जाता है। एक बार आँच से अगर आपको होगा तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, नॉर्मल है, अभी नहीं कि ज़्यादा नॉर्मल है। पर भाप से अगर होता है तो पूरा नुकसान करता है, छाला छाला जैसे फोड़ा टाइप का बन जाता है, बड़ा हानिकारक होता है। तो सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है, तो H2O निकलती है, जलवाष्प। ठीक है। भाप आप बोल सकते हो। आगे देखो, जब वही हमारा जो लावा रहता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान बन जाता है। ठीक है। जैसे लावा के ठंडे होने के पश्चात आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, यानी इसे क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान को ही हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर ले लो आग्नेय चट्टान का कौन कौन सा है, तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। आगे देखते हैं, सिलिका। देखो, सिलिका यानी कि मिट्टी या तो रेत का बोल सकते हो आप। सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा 2 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला होता है एसिड लावा, दूसरा आता हमारा बेसिक लावा होता है। देखो, एसिड लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखते हैं, 5वां टॉपिक था यही। देखो, अब ध्यान से समझना ना, ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी का सतह हो गया, ये हमारे नीचे से क्या हो गया, मैग्मा, यही हमारा बाहर निकल गया लावा। अगर आप देखोगे जो हमारा विस्फोट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, गड्ढा नुमा नहीं, पूरा से होल आकृति जैसा बन जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी शंकु ही हमारा है ना, यहीं से ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है। जैसे भाई पृथ्वी कहीं से तो बाहर निकलेगा ना, तो पूरा ऐसे होल नुमा बन जा रहा है ना, ये क्या है, ज्वालामुखी शंकु है। इसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जब यही बड़ा हो जाता है ना, सोचो, जब यही बड़ा रूप हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, कोल्डेरा कहते हैं। अगर आप ध्यान दो, ज्वालामुखी जब तक निकल रही है तब तक ठीक है। अगर ज्वालामुखी न निकल रही हो, अगर पानी बरस दे रहा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा गड्ढा हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगी कि नहीं भर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक झील का निर्माण कर देता है ना। ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में, अगर आप सर्च मारना यूट्यूब पर देखना, महाराष्ट्र में एक
लोनार झील है वो इसी का उदाहरण है। यानी कि बहुत पहले क्या होगा, कुछ ज्वालामुखी होगा, अब उसका अब नहीं होगा, असक्रिय हो गया, सुसुप्त हो गया, ज्वालामुखी खत्म हो गया, तो वो जो गड्ढा है जब भाई पानी बरसेगा तो भर ही जाएगा। तो क्या होगा, एक झील का निर्माण कर देता है। तो लोनार जो झील है ना इसी का उदाहरण है। देखो लिखा भी हूँ आगे, केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार के बाद निर्मित ज्वालामुखी शंकु में कीपानुमा आकृति गड्ढा को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। वही हमारा जो जहाँ से बाहर निकलता है हमारा मैग्मा, तो वही लावा का जो हमारे बीच वाला गड्ढा है उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, क्रेटर में वर्षा जल संचय होने पर क्रेटर झील का निर्माण होता है। समझ में आया, जब ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है ऑटोमेटिक है, जब वहाँ पानी बरसेगा तो गड्ढानुमा तो बना ही है भाई, इतना विशाल होता है ना, वो झील का निर्माण कराता है, उसे क्रेटर झील कहते हैं। देखो अगर देखो कि इसका उदाहरण क्या है, लोनार झील जो कि हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, क्रेटर का वृहद रूप को क्या कहते हैं, कोल्डेरा कहते हैं। अब समझ में आया, आगे छोटा ही टॉपिक है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम रूप में धुआं, देखो जब अंतिम धूप रहेगा, अंतिम जब रहेगा तो क्या धुआं हुआ निकलता है ना, धुआं जलवाष्प बाहर निकलती हैं जो धुधारे कहलाते हैं। इसी का एग्जाम्पल क्या है, हमारा अलास्का यूएसए में कटमई पर्वत में अलास्का जो हमारा यूएसए में पड़ता है, ठीक है, में कटमई पर्वत है, वहाँ पर 1000 धुआओं की घाटी है, धुआरों की घाटी है। प्राकृतिक रूप में गर्म पानी के स्रोत को क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं ना। अगर आप समझो, एक मिनट जैसे आपको समझा रहा हूँ, जैसे समझो ये हमारा पूरा क्षेत्र एरिया हो गया, यहीं से हमारा ज्वालामुखी निकल आता है, इसके आसपास जैसा आसपास कैसा क्षेत्र रहेगा, गर्म रहेगा कि नहीं गर्म रहेगा। यहाँ से जो हमारा पानी निकलेगा कैसा पानी निकलेगा, गर्म पानी निकलेगा, तो गीजर होता है ना, गीजर। हाँ समझो, तो ऐसा कौन सा उदाहरण है, मतलब ऐसा कहाँ पर होता है ऐसा चीज़। देखना, यूएसए में एक पार्क है ना, यूएसए में एक पार्क है ना, येलो स्टोन नेशनल पार्क है जो कि यूएसए में पड़ता है। वहीं पर एक हमारा गीजर है, इसी तरह का एक प्राकृतिक गर्म पानी निकलता है, गीजर है, ओल्ड फेथफुल गीजर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि प्राकृतिक रूप से पानी जो हमारी निकलती है, प्राकृतिक रूप से जो हमारा गर्म पानी का सोर्स है, कहाँ उदाहरण कौन सा है, तो आप बता देंगे ओल्ड पेथफुल गीजर है, पेथफुल गीजर है जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में पड़ता है। अब देखो, जो शुरुआत में हमने बताया था ना कि 2 हमने मैप बनाया था, अभी देखो अब उसका यूज आ गया। अब देखना भाई, समझना ध्यान से, ज्वालामुखी के 2 प्रकार होते हैं ना। अभी रुक जाओ, पहले हम उस पर आ जाते हैं, इसके बाद समझाते हैं। ये हमारा हो गया। देखो ज्वालामुखी का देखो 2 प्रकार होता है। एक होता है ज्वालामुखी जो शायद केंद्रीय उद्गार होता है ना, मतलब केंद्र से डायरेक्ट क्या नीचे यहाँ से गया तुरंत विस्फोट हो गया। ठीक है, एक होता है दरारी उद्गार ना, दरार से यहाँ से हमारा क्या होता है, दरार के नुमा ऐसे पूरा बहता रहेगा, हर जगह दरार के नुमा हमारा विस्फोट होता रहता है। एक ही जगह नहीं, एक ही जगह ऐसे नहीं, इसके जैसा नहीं कि यहाँ से निकला ऐसे पूरा हो गया। दरारी उद्गार में, दरारी विस्फोट में क्या होता है कि दरार से ऐसे पूरा बहता रहता है, हर जगह रहता है, इसका क्षेत्रफल बड़ा रहेगा भाई। ठीक है, अगर दरारी उद्गार में अगर देखो ज्वालामुखी का क्षेत्रफल अधिक होगा ना, यहाँ से पूरा दरार नुमा ऐसे पूरा इसका विस्फोट होता रहता है। ऐसा लगता है कि अगर आप वीडियो अगर आप सर्च मारना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जैसे आप कोई चीज़ अगर आप देख लोगे तो और बेहतर तरह समझ में आ जाएगा। आप एक मोना लोवा ज्वालामुखी सर्च मार के देखना, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है। देखना पूरा ऐसे ना दरार से लगता है कि नदी जैसा बह रहा है भाई, ऐसे पूरा विस्फोट होते जा रहा है। यहाँ समझ में आ गया। देखो अब देखना यहाँ पर, तो 2 ज्वालामुखी के 2 प्रकार होते हैं ना। अगर विस्फोट के आधार पर देखो तो 2, एक केंद्र से होता है विस्फोट, केंद्रीय उद्गार बोलते हैं इसे, एक दरारी उद्गार होता है। केंद्रीय उद्गार अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर में पड़ता है। एक होता है मोनोलोवा ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है। अगर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाओगे तो यहाँ पर हमारा अलास्का पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कनाडा पड़ता है, यहाँ पर हमारा पड़ता है क्या, यूएसए पड़ता है, नीचे हमारा मैक्सिको पड़ता है, बाकी छोटे छोटे 7 देश पड़ते हैं। यही पर हमारा क्या है, हवाई द्वीप है ना। अगर यूएसए का देखोगे, यूएसए का यहाँ पर देखोगे तो 48 उसके प्रांत है। एक होता है अलास्का वाला प्रांत होता है, एक हवाई द्वीप होता है, इसी का अधिकार है, यूएसए पर ही इसका कब्जा है। एक उसके टोटल 50 प्रांत होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर ही मोनालोवा ज्वालामुखी जो कि दरारी उद्गार का ही उदाहरण है। अगर बताओ, अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे क्षेत्रफल के अनुसार देखोगे सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो आप बताओगे मोनालोवा ही, क्योंकि भाई दरारी है तो हर जगह से निकल रहा है अपना।
देखो, दरारी उद्गार में ज्वालामुखी का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए विश्व का आकार के अनुसार अगर देखोगे सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा हुआ, मोना लोवा ज्वालामुखी हुआ, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है। केंद्रीय उद्गार देखते हैं। देखो, केंद्रीय जब डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर से आया, पूरा धांय से विस्फोट किया, तो उसकी ऊंचाई अधिक होगी ना। तो ऊंचाई के आधार पर अगर पूछ दे कि ऊंचाई में कौन सा है, आप बता देंगे ओजोस डेल सालोटा ज्वालामुखी है। देखो यहाँ पर लिखा हूँ, केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी में ज्वालामुखी की ऊंचाई अधिक होती है, इसलिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजोस डेल सालोडो है, जो कि चिली अर्जेंटीना की सीमा पर पड़ता है। ये कहाँ पड़ते हैं देश, साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं। देखो मैं बताता रहा हूँ, ये देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हुआ, ये हमारे नीचे क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो यहीं पर हमारा, अगर यहाँ मैप हमने सही से नहीं बनाया, इसका मैप इस तरह होगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इस तरह होता है, ठीक है। हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है। तो यहीं पर हमारा अर्जेंटीना है, इस पास में हमारा चिली है, जस्ट नीचे आता है। आगे अब हम देखते हैं सक्रियता के आधार पर। अभी हमने देखा कि ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर, ठीक है। तो केंद्रीय होता है, दरारी होता है, कोटोपैक्सी देखा, केंद्रीय उद्गार का एग्जाम्पल है। दरारी उद्गार में कौन सा ज्वालामुखी था, मोना लोवा ज्वालामुखी। तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ठीक है, कहाँ पर है। तो इक्वाडोर में बता देंगे। मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आप बता देंगे हवाई द्वीप यूएसए में। ये तो पूछता ही देश है, पर मोटी मोटा में पूछ देता है कौन से द्वीप पर है, सॉरी कौन से महाद्वीप पर है, क्या कहते हैं जी उसको, महाद्वीप पर है, हाँ कौन से महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं सक्रियता के आधार पर। पहला आता है सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनका मुंह खुला हुआ है, अर्थात लावा राख जलवाष्प से निकलते रहते हैं। भड़काऊ ज्वालामुखी हमेशा गर्म ले रहे हैं। इसके देखो उदाहरण में देखो, सक्रियता ज्वालामुखी में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी ज्वालामुखी ये लिखवाया गया है सर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोना लोवा ज्वालामुखी सबसे बड़ा ज्वालामुखी, देखें। ओजोस डेल सालोडो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ये देखो सब सारे सक्रिय ही ज्वालामुखी हैं। किलुआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए पर है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे, इक्वाडोर में। एटना ज्वालामुखी इटली सिसिली द्वीप पर है। इस्टाम्बोली ज्वालामुखी, जो कि भूमध्य सागर का प्रशांत स्तंभ कहा जाता है, इसे इस्टाम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला कौन सा नहर है, सुएज नहर है, ठीक है। जो कि इस पर किसका अधिकार है, मिस्र देश का अधिकार है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। समझ में आ गया भाई। तो ये जो हमारा इस्टाम्बोली ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर है, लेपारी द्वीप पर है। तो इस्टाम्बोली ज्वालामुखी क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट कहा जाता है। भाई इतना सक्रिय है, ऊंचा रहता है, वहाँ पर प्रकाश का काम करता है, इसलिए इसे कहा जाता है। आगे हम भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो मैरन द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार में ये पड़ता है। जापान का कौन सा है ज्वालामुखी पड़ता है, सरुका जिमा ज्वालामुखी पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। हमने सक्रियता के आधार पर देखो दो होते हैं, एक सक्रिय एक सुसुप्त। इसे प्रसुप्त भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर प्रसुप्त लिखा रहता है। ऐसा ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में विस्फोट नहीं हो सक रहा है, लेकिन भविष्य में, ठीक है, विस्फोट की संभावनाएं प्रबल है। मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो वर्तमान में विस्फोट नहीं हो रहा है, पर आगे की कहा जा सकता है कि भाई आगे होगा। हाँ, प्रबल संभावना है कि आगे विस्फोट होगा, मतलब कब का हो जाए कोई भरोसा ना है। ऐसे ज्वालामुखी ऐसे कौन कौन से हैं देखते हैं। माउंट वेसुवियन इटली में पड़ता है, माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी जो कि यूएसए में पड़ता है, माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में पड़ता है। अब हम देखते हैं एक और, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मृत ज्वालामुखी, एकदम साफ खत्म हो चुका वही। ऐसे ज्वालामुखी जिनके भविष्य में विस्फोट की संभावना नहीं है, कभी नहीं, आज नहीं तो कभी ना। कौन कौन से, चिम्बेरजो ज्वालामुखी इक्वाडोर, पेपो ज्वालामुखी म्यांमार पड़ता है, कोहे सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ है हमारा भाई, ईरान, म्यांमार आपको पता है हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। अब देखो, अब ये सब ज्वालामुखी हैं, कभी विस्फोट नहीं हो रहे हैं यार, सब खत्म हो चुके हैं। अब यही में पानी भर भर के क्या होगा, झील का निर्माण कर देंगे। अब कुछ अन्य ज्वालामुखी भी हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर अन्य ज्वालामुखी। सिनाबुंग ज्वालामुखी इक्वाडोर, मेरापी इंडोनेशिया, सॉरी इक्वाडोर कर इंडोनेशिया ये भी है। माउंट ताल फिलीपींस, माउंट मेयोन फिलीपींस,
माउंट क्राकातोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट पोपो कैटिपिटल कहाँ पड़ता है, मेक्सिको पड़ता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये देश पड़ता है। अब हम देखते हैं क्या, जलधारा। जलधारा देखते चलना मेरे भाई, कंप्लीट हो जाएगा तुरंत। अभी एक पेज और बचा है, इसके बाद एक पेज और बचेगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस जो जो लिखा इसको रट्टा मार लो तो बेहतर पड़ेगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ता है, सारा चीज़ हमने लिख दिया है। ठंडी की गर्मी है। पहला देखते हैं, कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है, ठंडी है भाई, कहाँ पड़ता है, तो कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है। हम्बोल्ट जलधारा कैसी है, ठंडी है, पेरू चिली की तट पर पड़ता है। पेरू और चिली कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये दोनों देश हैं। फॉकलैंड जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड द्वीप पर पड़ता है जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है। केनारी जलधारा कैसी है, ठंडी है, जो कि केनारी द्वीप पर पड़ता है, अफ्रीका के पास में ये द्वीप पड़ता है। आगे, बेंगुएला जलधारा कैसी ठंडी है, नामीबिया के तट पर पड़ता है। एगुलास जलधारा जो कि गर्म है, अफ्रीका के पास हिंद महासागर में पड़ता है। ओएसियो जलधारा ठंडी है, जापान के पास प्रशांत महासागर में। क्यूरोसियो जलधारा कैसी है भाई, गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। लेब्राडोर जलधारा कैसी है, ठंडी है, ग्रीनलैंड के पास में पड़ता है। आगे देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है, गर्म है, अटलांटिक महासागर में पड़ता है। फ्लोरिडा जलधारा कैसी है भाई, गर्म है, फ्लोरिडा के पास में पड़ता है। एंटलिज जलधारा कैसी गर्म है, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के मध्य में पड़ता है ये जलधारा, वहीं पर बताइए। अलास्का जलधारा कैसी है भाई, गर्म है। अब देखो एक मैप से समझ लो, कुछ कुछ प्रमुख ऐसे मैंने मैपिंग से समझ दी। देखो जो हमारा जलधारा होता है, ठंड होता है, गर्म होता है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण है, यहाँ पर देखो भूमध्य रेखा से जो दूर होती है ना, वो कहते हैं गर्म होती हैं, जो मतलब उनके दूर हो रही हैं भूमध्य रेखा से। ऐसी जैसे हमारा भूमध्य रेखा है ना, ये हमारा भूमध्य रेखा 0 है। अब यहाँ से जो हवाएं बह रही हैं ना, ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो कैसी होंगी, गर्म होगी। अब कुछ हवाएं जो जलधारा हवाएं हैं वो इधर की तरफ आ रही, भूमध्य रेखा के पास की तरफ आ रही हैं, तो कैसी रहेंगी, वो ठंडी रहेंगी। देख लो यहाँ पर हमने मैपिंग से समझाया कौन सी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर हमने लिखा ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके पास में देखा यहाँ पर अलास्का जलधारा है। देखो ये कैसी ऊपर की तरफ जा रही थी, कैसी गर्मी रहेगी। कैलिफोर्निया जलधारा देखो भूमध्य रेखा के पास में आ रही है ना, यहाँ पर हमारा, तो कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। यहाँ पे देखो पेरू कहो या हम्बोल्ट जलधारा देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। यहाँ पर फॉकलैंड जलधारा देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो कैसी, ठंडी रहेगी। वेगुएला जलधारा कैसी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ठंडी रहेगी, अफ्रीका महाद्वीप के पास में पड़ता है। यहाँ पे एगुलास जलधारा देखो नीचे की तरफ आ रही है, कैसी, गर्म रहेगी। केनारी जलधारा देखो नीचे आ रही है, ठंड रहेगी। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ऊपर जा रही है, गर्म होगी। बाकी ये तो ठंडी रहेगी ना, ठंडी रहेगी केनारी वाला। लेब्राडोर जलधारा ठंडी रहेगी क्योंकि इधर आ रहा है। यहाँ पर ओएसियो जलधारा नीचे की तरफ आ रही, ठंडी रहेगी। क्यूरोसियो जलधारा ऑटोमेटिक गर्म रहेगी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, देख रही है। यहाँ पर देखो अल नीनो जलधारा गर्म जलधारा है, जबकि लानीनो जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो आएगा ना, 4 चैप्टर कंप्लीट होगा। अब जो आएगा ना हमारा, देखो हमारा पूरा वर्ल्ड मैप में जो क्या है कि वर्ल्ड मैप था, वो हमारा वर्ल्ड मैप में ये चीज़ें कंप्लीट हो गया। अब हम भारत की तरफ आ गए, तो भारत का मानचित्र अब पढ़ेंगे या तो भारत का भूगोल कर दीजिए, वो हमारा कल से अब वो चीज़ आपको मिलते रहे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी PDF आपको वहाँ पर मिलेगा। बाकी आपका जैसा भी सजेशन रहे, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो, अगर आप देखे हो तो आप कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, जय हिंद।